गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आज के सेशन में। लास्ट सेशन में हमने किया था इक्विटी शेयर्स का आंसर्स, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। इक्विटी शेयर्स का आंसर जो मैंने आपको कराया था उसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स थे, और वो जो पॉइंट्स थे एक एक डिटेल में हमने डिस्कस किया था। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको ये भी बताया था कि वो जो आंसर है वो कितना इम्पोर्टेंट है। मीन्स 100% वो क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम्स में पूछना ही है। मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपको इक्विटी शेयर्स के बारे में जानकारी हो जाती है, आप इस आंसर्स को याद कर लेते हो, तो आपको ये जो उसके बाद का आंसर है प्रेफरेंस शेयर्स का, ये आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। इट जस्ट लाइक अ वाइस वर्सा। अगर इक्विटी आपको आता है तो प्रेफरेंस का आंसर भी आपको ऑटोमेटिकली याद होना ही है। ठीक है, तो पहले एक बार इस प्रेफरेंस शेयर्स के आंसर को शुरू करने से पहले मैं इक्विटी शेयर के आंसर का एक छोटा सा रिकैप आपको बता देता हूँ। शेयर्स के पीछे क्या मिलता है? डिविडेंड। इक्विटी को डिविडेंड कैसा मिलता है? नॉट फिक्स्ड। प्रेफरेंस को मिलता है फिक्स्ड। कंपनी की मीटिंग्स में कौन आएगा? सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर, और वोटिंग पावर भी किसके पास है? इक्विटी शेयर होल्डर के पास ही है। प्रेफरेंस शेयर पर्सन कौन से होते हैं जो खरीदते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स वो टाइप के शेयर्स हैं जो कि सेफ कैटेगरी में आते हैं, जिनको रिस्क लेना पसंद नहीं होता है। वो टाइप के पर्सन क्या खरीदेंगे? प्रेफरेंस शेयर्स। सो प्रोसीड करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स के लिए। कुछ पॉइंट्स इक्विटी के आंसर से कनेक्ट होंगे, तो मैं आपको एक हिंट बता दूंगा, आप समझ सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, एज द नेम सजेस्ट indicates these shares have been certain preferential rights distinct from those attached to equity shares। जो इक्विटी शेयर्स के पास कुछ राइट्स हैं, इसके पास उसके अपोजिट वाले राइट हैं। अब जैसे कि अगर इक्विटी में ना है, नो, उस राइट्स के लिए, तो प्रेफरेंस में वो येस है। अगर प्रेफरेंस में वो नो है तो वहाँ पे वो येस होगा। The shares which carry following preferential rights are termed as preference shares। जो शेयर्स के पास कुछ प्रेफरेंशियल राइट्स हैं, उस शेयर्स को कुछ अलग ही लेवल का टर्म किया गया, दैट इज प्रेफरेंस शेयर्स। द प्रेफरेंशियल राइट एज टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। यस, कंपनी में जो पैसे उन्होंने लगाए हैं, अगर कल को कंपनी अगर इनकेस बंद भी होती है, या उससे पहले जब हर साल प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट में से जो डिविडेंड बढ़ता है, तो पहला डिविडेंड बटेगा किसको? प्रेफरेंस शेयर्स को, उनके फिक्स रेट में। उसके बाद जो बचेगा वो किसके पास जाएगा? इक्विटी शेयर्स के पास। मतलब पहले किसको बटेगा? तो प्रेफरेंस का नाम लेना। द होल्डर ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स हैव अ उसके ऊपर एक पॉइंट है, a preferential right as to return of capital in the event of the winding up of the company। कल को अगर कंपनी बंद भी हो जाती है, तो बंद होने के बाद भी जब पैसा बटेगा, जो पैसा उन्होंने शेयर्स खरीदते वक्त लगाया था, तो पहले किसको बुला के दिया जाएगा? इक्विटी शेयर्स को नहीं, प्रेफरेंस शेयर्स को। किसको दिया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर्स को ही मिलेगा। उसके बाद जो बचेगा तो प्रेफरेंस शेयर्स को, इक्विटी को मिल जाएगा, और अगर नहीं बचा तो इक्विटी बेचारा खाली आ जाएगा। द होल्डर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हैव अ प्रायर राइट टू रिसीव फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड टू इक्विटी शेयर्स। यस, ये पॉइंट खुद ही कह रहा है कि पहले किसको मिलने का राइट है? प्रेफरेंस को, और उसके बाद जो बचा कुछ है वो किसके पास जाएगा? इक्विटी के पास। द रेट ऑफ डिविडेंड इज प्रिस्क्राइब एट द टाइम ऑफ इशू। यस, उनको पहले बता दिया जाता है ना कि डिविडेंड आपको कितना मिलेगा साल के एंड में अगर प्रॉफिट हुआ तो। नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट कैरी एनी वोटिंग पावर। यस, इनको वोटिंग पावर जो होती है वो नहीं होती है। दे हैव वोटिंग राइट ओनली ऑन मैटर विच अफेक्ट देयर इंटरेस्ट। हाँ, कुछ इंटरेस्ट वाली बात है तो उनको कुछ मिलेगा, उनसे रिलेटेड है, जो उनके राइट्स की बात है, फाइन। या फिर उनको जो वोटिंग राइट्स है, उनको डिविडेंड अनपेड है,
डिविडेंड उनको नहीं दिया है, ऐसा कुछ इशू हुआ है, तो उनके पास कुछ वोटिंग पावर्स आते हैं, वो भी मीटिंग रखवा के डिपेंड लाइक उनको बोल के वो अपने वोटिंग पावर्स का इस्तेमाल करेंगे। बट उनकी जो ये वोटिंग है किसी भी तरीके से कंपनी के किसी फैसले में हेल्प नहीं कर रही है। देन द प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर दी को ऑनर ऑफ द कंपनी बट नॉट द कंट्रोलर। चलिए इसको देख लेते हैं। प्रेफरेंस को क्या कहा इन्होंने, को ओनर। तो ओनर कौन हुआ, इक्विटी शेयर्स। कैसे याद रखेंगे, देखिए अगर इक्विटी बढ़ाता है तो आप बोलिएगा ओनर है, प्रेफरेंस आया तो क्या कहेंगे आप, को ओनर है, और कोई भी इसके अलावा वर्ड आया तो आप क्या कहोगे, क्रेडिटर है। याद रखोगे, इक्विटी आया तो ओनर, प्रेफरेंस आया तो को ओनर, और कोई और आया तो क्या कहोगे, क्रेडिटर एंड ऑफ द कंपनी बट नॉट द कंट्रोलर। यस, तो रियल कंट्रोलर होता कौन है कंपनी का, अभी पिछले इक्विटी के आंसर में हमने डिस्कस किया था, उसमें बताया था द रियल कंट्रोलर इज इक्विटी शेयर होल्डर। यस, तो देयरफॉर ये वाले लोग नहीं है इक्विटी, तो ये क्या बन गए, नॉट कंट्रोलर। द शेयर्स आर परचेज बाय कॉशियस इन्वेस्टर। कॉशियस मतलब जो सावधान, डरता है रिस्क लेने से, वही लोग क्या खरीदते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स इन सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड वांट स्टेडी रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। जो ये चाहते हैं कि हमेशा उनको इन्वेस्टमेंट कैसा मिले, एकदम स्टेडी लेवल पे मिलता रहे। गॉट इट। देन तो ये तो हुआ प्रेफरेंस शेयर्स का इंट्रोडक्शन। आगे देखते हैं क्या कहता है ये, फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। यस, तो अब रिलेट करेंगे इक्विटी के आंसर को और इसको। प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर्स हैव द फर्स्ट चार्ज ऑन डिस्ट्रीब्यूटेबल अमाउंट ऑफ एनुअल नेट प्रॉफिट। यस, याद रखिएगा, एनुअल नेट प्रॉफिट जो होता है कंपनी का, उसमें से ही क्या बढ़ता है, डिविडेंड, और उसमें से सबसे पहले डिविडेंड मांगने के लिए कौन आता है, प्रेफरेंस शेयर्स वाले। द डिविडेंड इज पेएबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर बिफोर इट्स पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर। यस, पहले किनको बटेगा, प्रेफरेंस शेयर्स को, उसके बाद किसको बटेगा, इक्विटी शेयर्स को। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, प्रेफरेंस फॉर रिपेमेंट ऑफ कैपिटल। यस, कंपनी कभी ना कभी फ्यूचर में इनकेस बंद हो जाती है, तो उस दिन सब शेयर होल्डरों को बुला के उनका पैसा रिटर्न दिया जाता है। तो पहले किसको बुलाया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर्स को, उसके बाद किसको दिया जाएगा, इक्विटी को, अगर कुछ बचा तो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर प्रेफरेंस राइट ओवर इक्विटी शेयर होल्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ रिटर्न ऑफ कैपिटल व्हेन द कंपनी इज लिक्विडेटेड। लिक्विडेटेड का मतलब क्या होता है, कंपनी बंद होना। इट्स ए प्रेफरेंस शेयर होल्डर फ्रॉम द कैपिटल लॉसेस। यस, कैपिटल लॉसेस से बचा लेती है कि चलो जो पैसे लगाए वो तो कम से कम रिटर्न मिले। देन थर्ड पॉइंट ये कहता है हमारा फिक्स रिटर्न। इक्विटी में क्या था, नॉट फिक्स था, इधर क्या आ गया, फिक्स्ड। These shares carry dividend at fixed rate. The rate of dividend is predetermined at the time of issue. It may be in the form of fixed sum or may be calculated at a fixed rate. The preference shareholders are entitled to dividend which can be paid only out of profits. If the director in financial crisis decide not to pay dividend, the preference shareholder have no claim for dividend. चलिए मान लीजिए कंपनी ने प्रॉफिट किया, अब मैंने आपसे कहा है कि प्रॉफिट में से क्या बढ़ता है, डिविडेंड, और प्रेफरेंस को कैसा मिलता है, फिक्स्ड, और इक्विटी को मिलता है नॉट फिक्स्ड। पर मान लीजिए कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये कह रहे हैं कि प्रॉफिट तो हुआ है लेकिन इतना भी नहीं हुआ है कि हम डिविडेंड बांटें, तो ये बात तो पक्की इक्विटी को नहीं मिलेगा। बट साथ साथ में प्रेफरेंस वालों को भी कहा जाएगा कि आप इस साल क्लेम नहीं कर सकते बिकॉज डायरेक्टर फ्यूचर के बारे में सोच रहा है। यस, तो इनका डिविडेंड भले ही फिक्स्ड है बट वो बांटना नहीं बांटना वो भी किसके ऊपर है, बीओडी के ऊपर है। बट इनको ज़्यादातर चांसेस है कि डिविडेंड मिल जाता है, और ज़्यादातर नहीं मिलने का जो कंसेप्ट है वो इक्विटी पे लागू होता है, राइट।
सो फिक्स रिटर्न क्लियर हुआ आपके लिए। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट प्रोवाइड परमानेंट शेयर कैपिटल। यस, परमानेंट कौन सा था पहला पॉइंट इक्विटी का? यस, वो परमानेंट है ज़िंदगी भर के लिए, क्योंकि इक्विटी की एज क्या है? लाइफ टाइम है। इनकी नहीं है। इट्स नॉट अ परमानेंट। दे आर रिडीम आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। रिडीम का मतलब क्या होता है? जो चीज़ एक समय के बाद वापस घूम के आपके पास आ जाती है। चलिए अब याद रखिएगा, प्रेफरेंस शेयर्स की रिडम्पशन की एज क्या होती है? 20 ईयर्स। कितनी होती है? 20 ईयर्स। मतलब ये है, मान लीजिए आज किसी भी पर्सन ने किसी कंपनी में प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे, समझो 1 लाख रुपए के प्रेफरेंस खरीद लिए, तो कंपनी उस 1 लाख रुपए को अपने पास कब तक रखेगी? 20 साल तक ही रख सकती है। 20 साल के पहले उसको क्या करना पड़ेगा? कंपनी को रिडीम करना पड़ेगा, रिटर्न देने पड़ेंगे। हाँ, पर 20 साल तक जिस पर्सन ने शेयर खरीदे वो डिविडेंड की डिमांड कर सकता है। सो इट इज़ सिंपल दैट कि ये एक टाइम के बाद रिडीम होता है। और इक्विटी क्या होता है? इरिडीमेबल होता है, कोई गारंटी नहीं ना उसकी। इसको कैसे 20 साल की एज दे दी है, उसको 20 साल की एज नहीं दी है। सो ए कंपनी कैन नॉट इशू इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कंपनी किसी भी तरीके से इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती, क्योंकि ये इशू करने का कोई कंसेप्ट ही नहीं बनता। प्रेफरेंस कैपिटल इज जनरली रेज एट लेटर स्टेज व्हेन द कंपनी गेट्स एस्टैब्लिश। These shares are issued to satisfy the need for additional capital of the company। जब उन्हें लगता है कि कंपनी को और एक्सपांड करना है और कंपनी को एस्टैब्लिश करना है, तो उन्हें और अगर कैपिटल लगता है तो प्रेफरेंस इशू कर सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज सेफ कैपिटल एज अ रेट ऑफ डिविडेंड एंड मार्केट वैल्यू डज नॉट फ्लक्चुएट। यस, इनको सेफ इसीलिए तो बोला है, इनका जो रेट है ना कभी फ्लक्चुएट ही नहीं होता, चेंज ही नहीं होता। तो खरीदने वाले को इतना तो पता रहता है कि मुझे मिनिमम इतना तो मिल ही जाएगा। अगर 100 का ख़रीदा है तो अगर मैं फ्यूचर में बेचता हूँ तो या तो ये 105 का ही बिकेगा, 110 का ही बिकेगा, या फिर 100 का ही बिकेगा, बट 100 से कम भी नहीं बिकेगा। तो कहीं पर भी उसको इसमें लॉस नहीं है। नेक्स्ट आता है मार्केट वैल्यू। इक्विटी का मार्केट वैल्यू मैंने आपको क्या बताया था? डिपेंड अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई, चेंज हो सकता है। बट इस केस में क्या बोला है? द मार्केट वैल्यू प्रेफरेंस शेयर डज नॉट चेंज एट द रेट ऑफ डिविडेंड पेबल टू देम इज फिक्स्ड। इसका रेट ऑफ डिविडेंड ही फिक्स्ड है, तो उसका मार्केट वैल्यू भी कुछ बदलेगा नहीं। द कैपिटल एप्रिसिएशन इज कंसिडर्ड टू बी लो एज कम्पेयर टू विद इक्विटी शेयर्स। इसके बढ़ने के चांसेस भी कम है इक्विटी के सामने। इक्विटी का कैसा देखिए, अगर मान लो आज मैं 10 रुपये का खरीदता हूँ, फ्यूचर में उसकी डिमांड बढ़ गई तो वो 10 रुपये की चीज़ 100 की भी हो सकती है, 1000 की भी हो सकती है। लेकिन प्रेफरेंस का एक बात फिक्स है, अगर आज वो 100 का है, फ्यूचर में वो 101 का ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा, या 100 का ही रहेगा, बढ़ेगा जल्दी नहीं, बिकॉज फिक्स्ड है ना। खरीदने वाला ये सोचेगा कि अगर मुझे बेनिफिट ही नहीं हो रहा तो मैं आपके यहाँ से क्यों खरीदूँ। सपोज़ मान लीजिए कि मान लीजिए मैं एक बाइक खरीद के लाता हूँ, अब मैं बोलता हूँ किसी और को ख़रीद लीजिए मुझसे बाइक सेम प्राइस में, तो कोई उसको बढ़ा के तो देगा नहीं, उल्टा सेम दे देगा एक बार या उससे कम ही देगा। ये बात होती है एक प्रेफरेंस पे लागू। पड़ी इक्विटी ऐसा गेम है जहाँ पे मैं 10 रुपये का खरीद के लेके आके 100 में बेच सकता हूँ, डिपेंड अपॉन दी मार्केट एंड डिमांड एंड सप्लाई। सो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, वोटिंग राइट्स। द प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट हैव नॉर्मल वोटिंग राइट। इनको नहीं है नॉर्मल वोटिंग राइट, खाली किसके पास है? इक्विटी शेयर होल्डर के पास है, इनके पास नहीं है। दे डू नॉट एंजॉय राइट ऑफ द कंट्रोल ऑफ द अफेयर ऑफ द कंपनी। दे हैव वोटिंग राइट ओनली ऑन द रेजोल्यूशन ऑफ द कंपनी डायरेक्टली इफेक्टिंग देयर राइट्स। अभी अगर कोई कंपनी के लिए गए फैसले से इनको तकलीफ होती है तो ये लोग वोटिंग पावर करते हैं, वरना इनको वोटिंग के लिए भी नहीं है। अब देखते क्या क्या हो सकता है, लाइक जैसे कि चेंज इन टर्म्स ऑफ रिपेमेंट ऑफ कैपिटल, डिविडेंड पेएबल टू देम आर इन अरियर फॉर लास्ट 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स। मतलब इनको इसके पहले भी ऐसा हुआ है कि 2-3 साल इनका डिविडेंड नहीं दिया और इनको बोल के रख दिया है, तो इस वजह से ये लोग ये मीटिंग और डिमांड और ये वोटिंग की मांग रख सकते हैं
वरना तो इनको किसी भी तरीके से कोई पूछताछ नहीं करेगा। सो वोटिंग पावर बेसिकली नॉर्मल किसके पास है, खाली इक्विटी के पास है, इनके पास नहीं है। इनके पास वोटिंग पावर तभी काम में आता है जब कोई कंपनी का लिया गया फैसला इन्हें तकलीफ पहुंचाता है, तो ही बोलेंगे। ना कभी कंपनी इनको किसी फैसले में बुलाएगी, ना किसी भी तरीके की वोटिंग पावर के लिए बुलाएगी। नेक्स्ट इज रिस्क। स्टूडेंट्स याद रखना, सबसे बड़ा रिस्क टेकर पूरी एसपी की बुक में कौन होता है, इक्विटी शेयर होल्डर, क्योंकि रिस्क तो वही उठा रहा है ना। ये प्रेफरेंस वाला इतना रिस्क नहीं उठा रहा है। द इन्वेस्टर हु आर कॉशियस, ऑलरेडी पहले से सावधानी बरत रहा है, कॉशियस है, जनरली परचेज प्रेफरेंस शेयर्स, सेफ्टी ऑफ कैपिटल एंड स्टेडी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आर अटैच विद प्रेफरेंस शेयर्स एंड आर कंटिन्यूसली फॉलोइंग। मीन्स डिपेंड करता है कि अगर उसका द रेट द शेयर्स आर बूम फॉर शेयर होल्डर ड्यूरिंग डिप्रेशन पीरियड व्हेन द इंटरेस्ट रेट इज कंटिन्यूसली फॉलिंग। अभी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन आपको आता ही रहेगा, फिर भी देख लेते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, जब मार्केट बहुत ही ऊपर चल रहा है, महंगाई की दर बढ़ रही है, तो ऐसे वक्त पे इक्विटी वाले के बहुत फ़ायदे होते हैं। 10 की चीज़ 100 में बिक जाती है, 100 की 1000 में बिक जाती है, तो खरीदने वाला फ़ायदे में होता है। उस वक्त प्रेफरेंस वाला फ़ायदे में नहीं होता। बट जब डिप्रेशन का वक्त आता है, बुरा वक्त, मार्केट में कुछ पैसे फ्लो नहीं हो रहे, उस वक्त पे प्रेफरेंस वाले बेनिफिट ये उठाते हैं कि उनको वो पैसे मिलने ही मिलने जो इक्विटी को तो अब ज़ीरो होने वाले हैं, क्योंकि मार्केट में पैसा फ्लो ही नहीं हो रहा है। सो यस, जब डिप्रेशन का वक्त आता है तो प्रेफरेंस वाले के लिए बहुत फ़ायदे। फेस वैल्यू मतलब इसका प्राइस, भाव क्या है। फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज रिलेटिवली हायर देन इक्विटी शेयर्स। दे आर नॉर्मली इशूड एट अ फेस वैल्यू ऑफ ₹100। नॉर्मली इसका भाव 100 रुपये ही होता है। वैसे इक्विटी तो चाहे 2, 4, 5, 10 रुपये जितने में चाहे उसमें बेच सकते हैं, बट प्रेफरेंस थोड़ा महंगा होता है। क्यों महंगा होता है, क्योंकि उसका जो रिटर्न है डिविडेंड का, वो क्या है, फिक्स्ड है। अब जिस चीज़ में फिक्स में कुछ मिलने वाला है तो जाहिर सी बात है उसको थोड़ा महंगा ही बेचा जाएगा। राइट्स और बोनस इशू, अगेन ये पॉइंट इक्विटी के आंसर में भी थे। राइट्स इशू, बोनस इशू इक्विटी वाले के लिए ही है सिर्फ और सिर्फ, प्रेफरेंस वाले के लिए नहीं है। यहाँ पे बोला है, देखिए, नॉट एंटाइटल दिया है, नॉट एंटाइटल। सो राइट्स इशू पे फिर से मैं आपको बोलता रहता हूँ राइट्स इशू क्या होता है। समझ लीजिए मैं एक शेयर होल्डर हूँ और मुझे कंपनी आगे से पूछती है दोबारा से, और नए शेयर्स खरीदोगे क्या, ऑफ़र देती है। तो इस ऑफ़र दोबारा से जो मैं शेयर्स मुझे ऑफ़र हो रहे हैं उसको हम कहेंगे राइट्स इशू। बोनस इशू का मतलब क्या होता है, कंपनी को बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है या कंपनी को शेयर्स प्रीमियम में इशू हुआ है। ये तो याद होगा प्रीमियम में क्या होता है। प्रीमियम मतलब क्या, आप अपने फेस वैल्यू से ज़्यादा में बेचा आपने, जैसे कि 100 रुपये का था, आपने बेचा 120 का, 20 रुपये फ़ायदा हुआ सिक्योरिटी प्रीमियम का, तो उसमें से आप बोनस बांट सकते हो, क्योंकि फ्री का पैसा है ना, जेब से थोड़ी देना पड़ रहा है। वैसे ये दोनों चीज़ें प्रेफरेंस के लिए नहीं है, ये खाली किसके लिए है, इक्विटी के लिए। नेचर ऑफ इन्वेस्टर, प्रेफरेंस शेयर्स अट्रैक्ट मॉडरेट टाइप ऑफ इन्वेस्टर। यस, ये मॉडरेट लेवल के लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है। इन्वेस्टर्स हु आर कंजर्वेटिव, कॉशियस, जो बहुत डरते हैं किसी भी चीज़ के बदलाव से या फिर उन्हें पैसे खोने का डर है, जो सेफ खेलना पसंद करते हैं सेफ्टी टाइप में, एंड हु वांट स्टेडी रिटर्न, उनको फिक्स एक रेट ऑफ रिटर्न मिलना चाहिए, तो उन लोग कौन से टाइप का शेयर्स खरीदेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स ही खरीदेंगे। क्लियर हुआ। तो ये 10 पॉइंट बेसिकली आपको एक बार दोबारा से मैं करवा देता हूँ क्या कह रहे हैं। पहला आ रहा है प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड। पहला, डिविडेंड किसको बढ़ता है, प्रेफरेंस को बढ़ता है। बाद में अगर बचा तो किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर्स को मिलेगा। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल भी, जब कभी कंपनी बंद होगी तो पहले किसको बुलाया जाएगा, प्रेफरेंस को, उसके बाद बचा तो किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर्स को। फिक्स रेट ऑफ रिटर्न किसको मिलता है, प्रेफरेंस को। एंड देन नेचर ऑफ कैपिटल, कैसा है इसका नेचर, ये परमानेंट तो नहीं हो सकता क्योंकि 20 साल में इसे रिडीम करना होता है, वापस देना पड़ता है पब्लिक को। मार्केट वैल्यू, यस, इसका मार्केट वैल्यू जल्दी चेंज नहीं होता एज़ कम्पेयर टू इक्विटी। वोटिंग पावर इनके पास नहीं है।
वोटिंग डाल सकते हैं, बट अगर कोई मैटर इनसे रिलेट करता है तो रिस्क, यस सबसे बड़े रिस्क टेकर इक्विटी वाले हैं, ये तो नहीं है, तो कम रिस्क है इनके पास। फेस वैल्यू, यस इनका फेस वैल्यू थोड़ा हाई रहता है, बिकॉज फिक्स रेट में मिल रहा है तो तुमको कुछ तो महंगा ही देना पड़ेगा। राइट्स और बोनस इशू नहीं मिलते इनको, क्योंकि वो इक्विटी के लिए बनाए गए हैं। और नेचर ऑफ इन्वेस्टर, यस ये वही टाइप के इन्वेस्टर होते हैं ना जो खरीदते हैं, ये वही खरीदेंगे जो थोड़े नुकसान होने से डरते हैं, जो रिस्क लेना पसंद नहीं करते, ये उनके लिए। तो नेचर ऑफ इन्वेस्टर ये आप हमें बताता है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स देखते हैं इस आंसर्स में क्या बताया गया। प्रेफरेंस अगर आंसर आ गया तो टाइप्स भी आ जाएंगे। वैसे बताना चाहूँगा टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में कुल मिला के ये 4 ऊपर जो बताया गया ना ग्रीन में आपके लिए, ये एक एक है, बट एक के अंदर 2 है, तो कुल मिला के हो गए हमारे 8 टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स। कितने हो गए? 8 टाइप के। ठीक है, तो 1 बाय 1 विल सी कि कौन सा टाइप क्या बताता है हमारे लिए। जस्ट मोमेंट। पहला आता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है? जो रिकरिंग होता है एक के बाद एक। जैसे कि देखते हैं, cumulative preference shares are those shares on which dividend goes on accumulating until it is fully paid. This means if the dividend is not paid in 1 or more year due to inadequate profit, then this unpaid dividend gets accumulated. This accumulated dividend is paid when the company perform well. The arrear of dividend paid before making payment to equity shareholder. समझो किसी वजह से किसी साल में प्रेफरेंस वालों को पेमेंट नहीं मिलता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोल रहे हैं कि प्रॉफिट तो हुआ है बट इतना नहीं हुआ है, तो डिविडेंड नहीं बांट सकते। अब किसी पर्सन ने अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे होंगे तो उसको ये ऑफ़र मिला रहेगा कि सर इस साल आपको नहीं मिले हैं, आप रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अगले साल जब अच्छा प्रॉफिट होगा तब हम आपको इस वाले को उस टाइम के साथ के डिविडेंड के साथ ऐड करके दे देंगे। तो प्रेफरेंस शेयर्स आर ऑलवेज क्यूमुलेटिव अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। यस, कंपनी का जो डॉक्यूमेंट है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रूल्स एंड रेगुलेशन, उसमें भी ये बात लिखी होती है। मतलब अगर किसी पर्सन ने क्यूमुलेटिव खरीदा है तो ही उसके करंट ईयर का जो अनपेड है उसको नेक्स्ट ईयर में ऐड होके मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ ये इसके अंदर ही लागू होता है और किसी के अंदर नहीं। फाइन। इफ द डिविडेंड इज नॉट पेड इन एनी ईयर, द अनपेड डिविडेंड कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर एंड सो ऑन अंटिल ऑल द अरियर्स हैव बीन पेड। सो पहला वाला कैसे याद रखेंगे आप लोग कि अगर किसी पर्सन ने क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे हैं तो वो ये कह सकता है कि ठीक है, अगर किसी वजह से उनको करंट ईयर में डिविडेंड नहीं मिलता है तो वो ये तसल्ली कर सकता है कि हाँ उसको अगले साल या उसके अगले साल जब कभी कंपनी अच्छा प्रॉफिट करेगी तो ये जितनों भी मेरे को जो भी मुझे अब तक अनपेड है वो सब एक साथ पेड होके मिलेगा। गॉट इट? क्यूमुलेटिव का मतलब। नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब इसका उल्टा, नहीं मिलेगा। डिविडेंड ऑन दिस शेयर डज नॉट गेट एक्यूमुलेटेड। This means the dividend on shares can be paid only out of profit of the year. The right to claim dividend will lapse. मतलब आप क्लेम भी नहीं कर सकते और ना मिलने वाला है आपको। If the company does not make profit in that particular year, if dividend is not paid in any year, it is lost forever. Yes. प्रॉफिट हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर आपको ये मिलेगा भी नहीं। So basically नॉन क्यूमुलेटिव में नहीं मिलेगा। पहले वाले में और सेकेंड वाले में ये डिफरेंस है कि पहले वाले में करंट ईयर का जो डिविडेंड है जो मिलने वाला था अगर नहीं मिलता है तो वो अगले साल या उसके अगले साल जब कभी अच्छा प्रॉफिट होगा तो मिल जाएगा। बट नॉन क्यूमुलेटिव में क्या बोला है? बिल्कुल नहीं मिलेगा, हमेशा के लिए ख़त्म। नेक्स्ट देखते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। The holder of these shares are entitled to participate in surplus profit beside preferential dividend.
द सरप्लस प्रॉफिट विच रिमेन्ड आफ्टर द डिविडेंड हैज़ बीन पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर अप टू सर्टेन लिमिट इट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर। यस, इसका मतलब क्या है? अगर किसी पर्सन ने ये वाले प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे होंगे तो डिविडेंड तो वो लेगा ही लेगा, फाइन, डिविडेंड तो वो लेगा ही लेगा, बट साथ साथ में वो पर्सन क्या करेगा, अगर कंपनी में सरप्लस प्रॉफिट हुआ है, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा सरप्लस हो गया, तो उस प्रॉफिट में से भी वो अपनी शेयरिंग मांगेगा अलग से। ये राइट्स खाली किसको दिए गए हैं? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स को दिए गए हैं और किसी के लिए नहीं है। क्लियर हुआ ये पार्टिसिपेटिंग वाला? इसमें बोला गया है कि किसी पर्सन ने अगर पार्टिसिपेटिंग वाले खरीदे हैं तो वो पर्सन अपना डिविडेंड तो लेगा ही लेगा, साथ साथ में अगर कंपनी ने सरप्लस प्रॉफिट किया तो उसमें से भी वो शेयरिंग लेगा। नॉन पार्टिसिपेटिंग क्या कहेंगे हम लोग? नहीं मिलेगा ये वाला बेनिफिट, सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड मिलेगा जो सबको दिया जा रहा है, और इसके अंदर तुम्हें क्या नहीं मिलने वाला है? वो जो बेनिफिट इसके पहले वाले को दिया गया है। द प्रेफरेंस शेयर्स आर डीम्ड टू बी नॉन पार्टिसिपेटिंग if there is no clear provision in the article of association. These shareholders are entitled to the rate of fixed dividend prescribed at the time of issue. Yes, जो आपको तय किया गया था वही आपको मिलेगा। नेक्स्ट इज कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। चलिए इसको देखते हैं। कन्वर्टेबल वर्ड का मतलब क्या होता है? जो चीज़ कन्वर्ट हो सकती है। पूरे एसपी की बुक में दो चीज़ें कन्वर्ट हो सकती है, याद रखना। एक होता है कन्वर्टेबल डिबेंचर, एक होता है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। और ये दोनों के दोनों किस में कन्वर्ट हो सकते हैं? इक्विटी शेयर्स में। सो द होल्डर ऑफ दिस शेयर्स हैव अ राइट टू कन्वर्ट द प्रेफरेंस शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर, ये उसकी इच्छा के अनुसार। द कन्वर्जन टेक्स प्लेस विद इन द सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, यस, इन अ फिक्स पीरियड। उसको बता दिया जाता है कि आप अपने, जैसे कि 20 साल का टाइमिंग होता है प्रेफरेंस वाले का, बराबर है। तो इस 20 साल के अंदर ही वो बता देगा कि मुझे जब चाहे कन्वर्ट कराना इक्विटी में करवा सकता है। पर याद रहे, एक बार इक्विटी में आने के बाद दोबारा से वो प्रेफरेंस में नहीं आ सकता। हमेशा किस में रहेगा? प्रेफरेंस में रहेगा। इक्विटी में एक बार आ गया तो इक्विटी से वापस प्रेफरेंस में नहीं जा पाएगा। सो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्लियर हुआ, जो किस में कन्वर्ट हो सकता है? इक्विटी शेयर्स में। इसके बाद है नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। These shares cannot be converted into equity shares. ये कन्वर्ट ही नहीं हो सकते, सादे, इसमें कोई ज़्यादा बताया ही नहीं है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और इरिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब भी मैंने आपको बताया था, जो शेयर्स रिडीम हो सकते हैं, मतलब जो चीज़ वापस से घूम के आ सकती है। शेयर्स विच कैन बी रिडीम आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड एज रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। A company limited by share if authorized by articles of association, unless redeemable preference shares, such share must be fully paid. These shares are redeemed out of divisible profit only out of fresh issue of shares made for this purpose. So redeemable का मतलब सिंपल है, जो आपको पहले से आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखकर दे दिया है कि पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको ये चीज़ मिल जाएगी, डेट बता दी ऑलरेडी। और इरिडीमेबल का मतलब क्या होता है? जो चीज़ वापस आपको मिलेगी नहीं, और मिलेगी भी कब? जब कंपनी बंद होगी। अब कंपनी कब बंद होगी किसी को पता नहीं होता, तो इसको इरिडीमेबल ही कहेंगे। जिस चीज़ में हम डेट नहीं बता सकते तो वो इरिडीमेबल ही हो जाती है। एज पर सेक्शन 55 सब सेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 13, अ कंपनी कैन नॉट इशू इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ऑब्वियसली बात है, कोई भी कंपनी ये सब टाइप के शेयर इशू नहीं कर सकती। एक बार दोबारा से इसके आंसर का मैं आपको रिकैप दे देता हूँ। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है? जिसमें अगर करंट ईयर का डिविडेंड उसको नहीं मिला तो वो आने वाले समय में उसको ऐड करके दे दिया जाएगा, कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। दूसरे वाले में क्या बोला है? नहीं मिलेगा। थर्ड, पार्टिसिपेटिंग में क्या है? डिविडेंड तो लेगा ही लेगा, साथ साथ में सरप्लस प्रॉफिट में से शेयरिंग भी मांगेगा। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है? कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ डिविडेंड मिलेगा। पांचवा, कन्वर्टेबल किस में कन्वर्ट हो सकता है? इक्विटी शेयर्स में, फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या होता है? कन्वर्ट ही नहीं हो सकता। सेवेंथ, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या होता है? जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या होगा? रिडीम हो जाएगा। एंड लास्ट इज इरिडीमेबल, जो आप रिडीम नहीं हो सकता।
तो इंडिया के अंदर कोई भी कंपनी इसको इशू भी नहीं कर सकती है, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज के सेशन के लिए बस इतना ही हम रुकते हैं, क्योंकि अगले सेशन में मैं नया आंसर्स कराऊंगा। इसमें हमने प्रेफरेंस शेयर और टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये दो बड़े टॉपिक कवर किए हैं। अगेन दोनों ही अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्टिंग्विश बिटवीन भी आ जाता है इक्विटी प्रेफरेंस का, ठीक है। सो आई होप यू लिसन दिस वीडियो वेरी केयरफुली, और आपको एक एक डाउट जो अगर होता है इनकेस, तो आप मुझे बताइएगा। ये आंसर आपको एकदम प्रॉपर डिटेल में समझ में आना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले जो भी लेसन्स हैं वो इस पर डिपेंडेंट है। क्लियर है? सो अपने नेक्स्ट सेशन में हम आगे के आंसर्स को कवर करेंगे वन बाय वन। फाइन, विल गो स्टडी एंड स्लो, आराम से आपका लेसन हो जाएगा। टिल देन आप इसको अच्छे से पढ़िए। ओके, टेक केयर, गुड बाय।